हेलो दोस्तों, मैं सिंह साहब आप सभी का स्वागत करता हूं जेई केमिस्ट्री बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका नया एजुकेटर हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते 3 साल हो गए। 3 साल का एक्सपीरियंस है। आईआईटी इंदौर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो आपकी जो केमिस्ट्री है अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले जेई मेंस जो आपका अभी फेब में कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऐसे ही मैसेज आ रहे थे कि हमारा काफ़ी बेकार हो गया, हमारा ये पोर्शन छूट गया, ये सब्जेक्ट छूट गया, इसमें हमारी सिली मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, तो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है कि एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हमने ये नहीं पढ़ा, ये हमारी गलतियां हो गई। ठीक है, तो जो भी सारे मिस्टेक्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं उन सबको आप रेक्टिफाइड करें और अप्रैल में जो सेकंड चांस आपको मिल रहा है उसमें उसको इंप्रूव करें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे होंगे। इसका एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑलवेज बेसिक से एडवांस में पढ़ा रहा होता हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरू कर रहे होंगे। अब यार केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बड़े बड़े चैप्टर्स तो कर लेते हैं, बट लास्ट के जो चैप्टर्स हैं चुटकू चुटकू से उनको छोड़ के आ जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं एल्डिहाइड जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब क्वेश्चन इससे भी एक आना है। वहीं यदि कुछ चुटकू चुटकू चैप्टर से पकड़ो, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, सरफेस केमिस्ट्री है, डी ब्लॉक है, ठीक है, केमिकल जो केमिकल इक्विलिब्रियम उसका भी एक छोटा सा पार्ट, ली चैटल प्रिंसिपल्स। तो इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने समय में ये हो रहा था उतने समय में वो छोटू छोटू से चैप्टर हो जाते हैं। तो वो सब चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें कवर करनी है, यानी कि जो एग्जाम में आ रहा है पहले उसको हमको कवर करना है। अब स्टूडेंट क्या पढ़ते रहते हैं, ये बुक पढ़ी वो बुक पढ़ी, दिमाग में पूरा इस तरीके से अनसिस्टमेटिक वे में वो भर लिया, बट जब क्वेश्चन आया तो सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आया है, वो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है। तो मेक श्योर मेंस के लिए आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो। तो ये जो क्रैश कोर्स है इसका मकसद क्या है, यहाँ पर हम सारे ऑफ कोर्स इतना समय नहीं है कि एकदम डिटेल में सब कुछ कंप्लीट करेंगे, बट हाँ ऑलमोस्ट 70-80 जो भी 70-80% है ना, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके 70-80% हम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। बट वो टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा होगा और एकदम इसमें बहुत मजा आने वाला है। अब आपको क्या करना है, मेरी तरफ से ये हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है। स्पेशल क्लासेस पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी रैंकिंग वगैरह भी देख सकते हो कि कुछ क्विज वगैरह मैंने ली है ना, तो कितना क्या आप स्कोर कर पा रहे हो। उसके बाद ये कुछ जैसा चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक सही स्ट्रेटेजी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है, ड्रॉप ले रहे होते हैं, उनको ये गलत फहमियां हो जाती हैं कि हाँ हमको सब आता है ना, ये छोड़ दिया, कभी ये क्लास छोड़ दी, कभी रिवीजन नहीं किया, टेस्ट ऐसे ही दे गए, फाड़ के फेंक दिया। तो ये सब गलतियां हैं जो हमको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। आपको पता है कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी। यदि आप क्लास बंक कर रहे हो, क्लास छोड़ रहे हो, रेगुलर नहीं हो, तो प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बैकलॉग पीछे हो गया, उसको क्लियर करने के लिए क्लास छोड़ देते हैं, यानी कि उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आप नया बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेगुलर रहना है, क्लास में कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, पहला। दूसरा, क्लास में मैं जो भी आपको नोट्स वगैरह दे रहा हूं, ऑफकोर्स वो सब आपको मिल रहे होंगे। आपको खुद को जो भी मैंने पढ़ाया है खुद को लिखना है, नोट्स उसके बनाना है, क्योंकि अपने नोट्स जब हम लिख रहे होते हैं ना एक बार चीजें, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती हैं। उसके बाद ऑफकोर्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज मैं क्लास में करवा रहा हूँ, बट सारे पॉसिबल नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है ना, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद यदि कोई भी डाउट आपका आ रहा है, वो डाउट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डाउट पेंडिंग होते जा रहे हैं और एकदम बंच बन गया, अब ऐसा लगता है कि डाउट क्लियर हो नहीं पाएंगे और फिर कहीं ना कहीं हमको डिमोटिवेशन आने लगता है। तो अभी आपके पास टाइम है, ऐसा ना हो, डाउट आप साथ साथ क्लियर करते जाइएगा। शॉर्ट नोट्स ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मान लो शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, जो भी मैंने पढ़ाया आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो मान लो एक चैप्टर है जो 20 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। शॉर्ट नोट्स में आपको 1-2 पेज में, ज्यादा से ज्यादा मान लो 1-2 पेज में आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से लिख के रख लेना है कि जब आप उसको रिवाइज करो तो ज्यादा टाइम ना लगे। जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक साथ लिख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं, तो रिएक्शंस में क्या करो, रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बढ़िया एक पेज में लिख लो। इनऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन जिनको रटना ही है, कोई लॉजिक नहीं है, लिखो उसको। कलर्स किस कंपाउंड की याद करने हैं, याद ही करने कोई ऑप्शन तो नहीं होता है, तो उनको लिखो और बार बार रिवाइज करो। एक सीधा सिद्धांत है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है,
ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स मैथमेटिकल्स फॉर्मूलाज आ रहे हैं उस तरीके से, तो आसान लग रही होती है। यदि आपने ढंग से कुछ कॉन्सेप्ट समझने, फॉर्मूला लगाना आता है तो बन रहा हो, कोई इशू नहीं होता है। एज सच बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं इसमें होता है, थोड़ी सी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें ढेर सारी रिएक्शंस आ रही होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है जिनको याद करना पसंद नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें आ रही, काफी सारी रिएक्शन आ रही। यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे। आज पढ़ा वो कल तक भी याद ना रहेगा यदि आपने उसको सही से सिस्टमेटिक तरीके से जमाया नहीं और रिवाइज नहीं किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कमांड आपकी तभी होगी जैसे मैं एकदम बेसिक से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारी जो भी नेम रिएक्शंस हैं कहां पर किस तरीके से अप्लाई हो रही है, रिएक्शंस कन्वर्जन आ रही होती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ए बी सी डी ई एफ तक दे देंगे, बताओ एफ ये क्या बन रहा होगा, राइट। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भयंकर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है, इसमें एमसीक्यूज वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और इसमें जो रिएक्शंस कन्वर्जन हो रहे हैं, रिएक्शंस तरह तरह की आ रही हैं, उनकी प्रैक्टिस में आपको करनी होगी। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मैं मेंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट किससे आती है, एनसीईआरटी से आ रही होती है, तो आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है ढंग से, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप थोड़े से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एनसीईआरटी भी यदि कर रहे हो तो 80 से 85% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल रहे होंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो साथ साथ क्लास में मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। सेम तरीके से आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंचे, डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, और शॉर्ट नोट्स जब यहां तक कंप्लीट हो जाए पोर्शन तो एक बार आप एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लेना, ठीक है। ये मैं मेंस के लिए बता रहा हूं, एडवांस का बाद में देखेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है रिवीजन, ये गलत फहमी में मत रहना कि हमने पढ़ लिया, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक चैप्टर उठाया, मान लो एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, आज पढ़ रहा 10-12 घंटे खत्म चैप्टर, और उसको 20 दिन तक देख ही नहीं रहे हैं तो पूरा दिमाग से निकल जाएगा। अब जब आप 20 दिन बाद उस चैप्टर को वापस पढ़ने आओगे तो ऐसा लगता है हम रिवाइज कर रहे हैं, भाई साहब रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ रहे हो। उसको फिर से पढ़ना बोलते हैं ना कि रिवीजन बोल रहे होते हैं। तो मेक श्योर आप रिवीजन करते हैं टाइम टू टाइम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हमको एग्जाम तक लेके जाना है, दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, जब तीसरे पे पहुंचे तो पहला भूल गए, जब चौथे पे पहुंचे तो दूसरा भूल गए, पांचवें पे पहुंचे तो तीसरा भूल गए। तो इसका कोई सेंस नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज आपकी दिमाग में होना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत वहां से उस कॉन्सेप्ट को निकाल के उस क्वेश्चन को करके आए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे रिएक्शंस में मैंने बता दिया, जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, है ना, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रही होनी चाहिए। तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो कुछ फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, है ना। तो जब आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो तो इस तरीके से एक जो इमेजेस होती है ना, वो हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक सेव रहते हैं, तो दिमाग उनको काफी समय तक रख सकता है। तो रिवीजन आप करो, थोड़ा सा चीजें सही होंगी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट। हम क्लास रोज आ रहे हैं, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एमसीक्यू की घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डाउट्स आ रहा है उनको हम क्लियर कर रहे हैं, नोट्स वगैरह हम बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया रिवीजन भी कर रहे हैं। अब हमको ये कैसे पता चला कि हम कितने गड्ढे में हैं, कहां पर कमी है, उसके लिए जरूरी हो जाता है मॉक टेस्ट का देना। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज आ रही है। टेस्ट देने के बाद यहां तक काम खत्म नहीं हुआ कि टेस्ट दिया मार्क्स देने के लिए काम खत्म, नहीं। आपको अब टेस्ट देने के बाद आंसर की आपकी मिल गई, मार्क्स आपके सामने आ गए, कौन सा क्वेश्चन सही है, सब कुछ आ गया, तो आपको इसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और ये जो एनालिसिस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करोगे, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई टेस्ट दे रहे हैं उसका मकसद क्या है, कि हमारी कहां पर कमी है, हम कहां गलतियां कर रहे हैं, वो हमको पता होना जरूरी है। एनालिसिस में पहला बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कहीं पे पूछा है इनकरेक्ट, है ना, तो क्या पढ़ लेते हो, उसको सिर्फ करेक्ट पढ़ लेते हो, इनको आगे भूल जाते हो। बोल देंगे नॉट करेक्ट, नॉट पर ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ करेक्ट पढ़ लिया, समझे। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। ऐसे क्वेश्चन से पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं लिख लेता ध्यान से कि नॉट करेक्ट पूछा है तो उसको वही पढ़ना है, ठीक है, हाईलाइट कर लो जिससे गलती नहीं हो। फॉल्स बोल देंगे, है ना, तो ट्रू और फॉल्स क्या पूछ रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है कि ऐसी गलतियां हमने कहां की हैं। अक्सर इनको हम क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक। क्या बोलते थे, सिली मिस्टेक। अब चाहे सिली मिस्टेक हो या फिर बड़ी मिस्टेक हो, ब्लेंडर हो, मिलना आपको -1 ही है, नेगेटिव मार्क ही मिलना है। तो कोई मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक ही होती है, तो आपको उनको सुधारना है। कहीं मान लो आंसर आपका +2 आ रहा है, मार्क के -2 करे आए, है ना, तो ये सब क्या है, गलतियां हैं। तो ये सब देखना है कि कहां कहां पर हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहला आपको फाइंड आउट करना है क्या, सिली मिस्टेक जहां पे भी कर रहे हैं। दूसरा आपको देखना है
कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था, हम उसमें 100% श्योर थे, 100% श्योर थे, फिर ही हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों हुआ, क्या कमी रहेगी? कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमने पढ़ा था, है ना, और वो हमारे वीक थे, बट फिर भी हम उसके क्वेश्चन बना पाए? तो प्रॉपर आप एनालिसिस करो, और कोई ढंग से पढ़ा है तो उसमें क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं बन रहा है। जब ये सब चीजें आप एनालिसिस कर रहे होगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी है, बहुत सारी चीजें हमको करनी है। जैसे हो सकता है कि कोई आपका क्वेश्चन आया, सब आपने पढ़ रखा था चैप्टर, बट उसका फॉर्मूला याद ना होने के कारण, या फिर फॉर्मूला में थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, इसलिए हमको -1 मिल गया। तो उस चीज को देखो कि ये फॉर्मूला हमको याद करना है। हो सकता है कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको अलग से जाके शॉर्ट नोट्स में लिख लो, तो याद ही करके रखना हो। तो टेस्ट से ही, मॉक टेस्ट से आपको काफी सारी चीजें मिल रही होंगी, समझ रहे? और अगेन यदि मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो ये मॉक टेस्ट एनालिसिस हो गया, इसको लगातार इंप्रूव करना है। जैसे मान लो अभी आपका 40% मार्क्स आ रहा है, कोशिश करो जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट हो तो उसमें 43% आए, फिर नेक्स्ट तो उसमें 50% आए। इस तरीके से धीरे धीरे आप इंक्रीज करो। सर ये धीरे नहीं है, 7% आपने बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता ही रहेगा, बट कोशिश करना है कि लगातार हम इंप्रूव करते जाएं, समझ रहे? और ये गलती बिल्कुल मत करना है, जैसा कि मैंने बताया लास्ट के जो आपके चैप्टर हैं, जैसे पॉलीमर्स छोटू सा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स छोटू सा चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटू सा चैप्टर है कि नहीं है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबको ढंग से करना है, तभी काम चल रहा होगा, समझ रहे? ठीक है, तो ये सब मैंने 12th के चैप्टर बता दिए, 3 चैप्टर हो गए। इसी तरीके से 12th का एक और चैप्टर जैसे मेटलर्जी है, उसमें याद करने वाले पोर्शन हो गए, सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा और सबसे बाद बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेटलर्जी। डी एंड एफ ब्लॉक भी छोटा ही है, तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं। क्लियर है? तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इन सब में। प्रॉपर यदि आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो सब कुछ बढ़िया जा रहा होगा, ठीक है? तो आज हम जो क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस अपन रिज्यूम करेंगे यूट्यूब पर मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही होंगी, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं क्लास में। ऑल द बेस्ट।